AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड 1997 के अंदर DES को हैक कर लिया गया था बाई ब्रूट फोर्स अटैक। उसके बाद फिर जो है दुनिया के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि फिर हम किस इंक्रिप्शन स्कीम को यूज़ किया जाए। तो 1997 के अंदर फिर निस्ट ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी ने रिक्वेस्ट की कि कोई लोग जो है जिन्होंने साइफर स्कीम कोई बनाई है वो सबमिट कराएं, ठीक है, वो हमें बताएं ताकि हम जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सिक्योरिटीज अदारे जितने भी हैं वो सारे उसको यूटिलाइज कर सके, यूज़ कर सकें। फिर 1998 के अंदर कुछ लोगों ने जो है वो सबमिट कराए और 15 साइफर जो है वो सबमिट हुए इनिशियल स्टेज के अंदर। और उसके बाद जब 15 साइफर्स आ गए उनके पास, फिर उनके लिए डिसाइड करना मुश्किल था इनमें से कौन सी अच्छी स्कीम है, ठीक है। तो फिर 5 उनमें से जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए गए। उन 5 में से फिर जो है वो एक जो है सिलेक्ट किया गया जिसका नाम था रिंदाल एल्गोरिथम, और जिसको हम AES के नाम से जानते हैं। तो रिंदाल एल्गोरिथम जो है वो सिलेक्ट किया गया 1999 के अंदर। और फिर जो है 2000 के अंदर उसको पास कर लिया गया और 2001 के अंदर उसने वो इंटेलिजेंस एजेंसीज को दे दिया गया और उसके लिए लॉन्च कर दिए गए प्रोग्रामिंग के हवाले से, उसको टेस्ट करके उसको पब्लिश कर दिया 2001 के अंदर। तो बड़ा ये एडवांस है, नाम से भी एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो 2 बेल्जियम के क्रिप्टोग्राफर थे, रिजमैन और डेमैन, उन दोनों ने मिल के जो है ये इसको डेवलप किया था। तो रिंदाल एल्गोरिथम भी कहते हैं, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये DES की रिप्लेसमेंट में आ गया था। तो एक्चुअली जो है वो लग तो ये ऐसे रहा है जैसे बड़ा सिंपल है, बट इफ यू डोंट नो व्हाट आर द की, इट्स वर्चुअली अनडिसाइफरेबल। उसका मतलब ये है कि अगर आपके पास की नहीं है तो फिर तो आप इसको डिसाइफर नहीं कर सकते। तो ये एक्चुअली जो है वो क्लियर रिप्लेसमेंट फॉर DES was needed, have theoretical attack that can be break it, have demonstrative exhaustive key search attack। तो इसको की सर्च के मुताबिक DES को क्रैक कर लिया गया था। वो एक्चुअली हुआ ये कि जो उसकी की स्पेस थी वो उसकी शॉर्ट रह गई, 56 लेंथ थी। हमने देखा DES के अंदर कि उसकी की साइज कम था जिसकी वजह से उसको ब्रेक कर लिया गया। हालांकि 50 वैसे तो देखा जाए 56 लेंथ की भी बहुत बड़ी है, ठीक है, हमसे तो 4 लेंथ का पिन कोड नहीं हैक होता, ठीक है। तो उन्होंने 56 लेंथ की को भी हैक कर लिया। तो जो है 1987 के अंदर तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अगर ये नहीं है तो हम ऐसा करते हैं, तो ट्रिपल DES लगा देते हैं। तो ट्रिपल DES जो है वो 3 दफ़ा जो है समझ लें कि उसके ब्लॉक्स जो है बन के उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं। उसको भी कुछ देर के लिए यूज़ किया गया, लेकिन ये था कि वो उसका जब वो ब्लॉक वाइज था तो तब वो सिस्टम स्लो हो जाता था, ठीक है। तो उसके लिए भी उसके भी ड्रॉबैक्स देखे गए कि ट्रिपल DES जो है वो उसके ब्लॉक्स तो उतने ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन जो है वो सिस्टम स्लो हो जाता। तो फिर जो है वो निस्ट US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी इशूड कॉल फॉर साइफर इन 1997। फिर उन्होंने जो है वो साइफर्स के लिए कॉल की कि भाई जिन बंदों ने कोई साइफर स्कीम को बनाई है वो सबमिट कराएं। तो 15 कैंडिडेट्स एक्सेप्टेड इन जून 1998, ठीक है। 15 कैंडिडेट जो है उसमें से जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट किए गए 15 कैंडिडेट्स के 1998 ने जो है वो पेपर सबमिट कराए, ठीक है। 5 उनमें से जो है वो शॉर्टलिस्ट किए गए अगस्त 1999 के अंदर। और उसके बाद
5 जब शॉर्ट लिस्ट किए गए तो उसमें से जो रिंदाल था, ठीक है, एल्गोरिदम, उसको सिलेक्ट किया गया अक्टूबर 2000 के अंदर, ठीक है, जिसको एईएस के तौर पर किया गया। और फेडरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, उसके अदारे ने फिर उसको पब्लिश किया 197 के नाम से, उसको पब्लिश किया 2001 के अंदर। उसका मतलब ये है कि हमारे ये सबसे जो एडवांस जो चल रहा है आजकल दुनिया के अंदर, जो जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी यूज़ कर रही हैं, ठीक है, जितने हमारे गवर्नमेंट के इदारे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो इस एईएस को यूज़ कर रहे हैं। अभी तक स्टिल इसको हैक नहीं किया गया, ठीक है, अभी तक इसी को यूज़ किया जा रहा है। जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, बैंकिंग का निज़ाम है, या कहीं भी हायर सिक्योरिटी लेवल के ऊपर एईएस को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो है एडवांटेज यही है कि इसकी जो की स्पेस है वो ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि की स्पेस जो है वो इसकी उसकी निस्बत जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पे की स्पेस जो है वो 128, 192 और 256 3 तरह के इन्होंने एईएस डिज़ाइन किए, ठीक है, और वहाँ पे तो डीएस के केस में 56 लेंथ की थी वो, और यहाँ पे जो है 128 की है सबसे छोटी। इन 3 तरह के एईएस डिज़ाइन किए गए। तो फिर जो है एईएस के तो 128 अगर की बात करें तो उसमें जो है वो 10 राउंड होते हैं, ठीक। तो जैसे मैंने कहा, रिजमैन और डेमैन जो 2 इंसान थे, ठीक है, बेल्जियम के क्रिप्टोग्राफर थे, उन्होंने ही ये इन्वेंट किया था। और 3 तरह के इसके अंदर जो है वो इसमें स्कीम उन्होंने यूज़ की कि 128 लेंथ की भी यूज़ की उन्होंने, और 192 की भी यूज़ की, और 256 लेंथ की भी यूज़ की। मतलब एईएस के 3 तरह के एईएस हैं, ठीक है, जिसमें एक में हम 128 लेंथ की यूज़ करते हैं, दूसरे में 198 लेंथ की यूज़ करते हैं, तीसरे में 256 लेंथ की करते हैं। अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ 128 लेंथ की, तो फिर उसके अंदर जो राउंड्स होते हैं वो 10 होते हैं, ठीक है। इसलिए हमने डीईएस के अंदर देखा, उसके अंदर 16 राउंड थे। यहाँ पे राउंड्स कम है एज कम्पेयर टू डीईएस, बट की स्पेस इज लार्जर देन डीईएस। तो यहाँ पे 128 के क्रॉसपॉन्डिंग 10 राउंड्स हमें परफॉर्म करने हैं, और अगर 192 की यूज़ करेंगे तो उसके लिए 12 राउंड्स हमें परफॉर्म करने हैं। और अगर हम 256 लेंथ की लें तो फिर जो है 14 राउंड्स जो है वो हमें परफॉर्म करने हैं। तो ये 3 तरह के एईएस डिज़ाइन किए गए, 128 लेंथ की, 192 के लिए, 256 लेंथ के। अगर स्पेस की साइज हम बढ़ाते जाते हैं तो राउंड्स फिर बढ़ते जाते हैं। तो 10, 12, 14 ये जो है वो एईएस डिज़ाइन किए गए, और मोस्ट प्रोबेबली 128 बिट का डाटा हम ज़्यादा तौर पे यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्चुअली साइज बड़ा होना कमाल नहीं है। फिर तो हम एक दफ़ा ही कोई 1000 लेंथ की ले लें। मसला ये होता है कि वो उसके हार्डवेयर की इम्प्लीमेंटेशन भी चेक करनी पड़ती है, उसकी स्पीड चेक करनी पड़ती है, उसकी वर्किंग चेक करनी पड़ती है, उसके सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें पैरेलल जो है वो देखनी पड़ती हैं, कि इसकी कॉस्ट देखनी पड़ती है। हार्डवेयर के लिए जब इम्प्लीमेंटेशन है, सीपीयू कितना वर्कआउट करेगा, ठीक है, तो सारी चीज़ें जो है वो देख के फिर डिज़ाइन किए जाते हैं। ये नहीं कि हमने देखा कि भाई की साइज जो है वो इतना बड़ा रख लें कि किसी से जो है वो हैक ही ना हो जाए, ठीक है, तो वो तो ठीक है बात, लेकिन मसला ये कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी चेक करनी पड़ती है कि वो कितना मेथड जो है फिजिबल है, कितना मेथड वो अच्छा है, ठीक है, तो उसके लिए हमें उसको टेस्ट करना पड़ता है। तो ये जो आइटरेटिव जो है वो मेथड है, ठीक है, मतलब आइटरेटिव से इस सेंस में कहा जाता है कि एक राउंड से दूसरा राउंड हमारे पास जो है वो राउंड वाइज कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ को बार बार रिपीटिशंस करते हैं, एक ही काम है, वहीं उसको बार बार काम करें, रिकर्सिवली जिसको हम कहते हैं। तो एक इसका मतलब ये है कि सिंपली जस्ट हम एक राउंड को बार बार परफॉर्म करते हैं उसी तरह से, सेम मेथड, फाइन। उसके बाद इसकी जो प्रोसेसिंग है वो एज अ ब्लॉक ऑफ 4 कॉलम्स ऑफ 4 बाइट्स, ठीक है। इसके अंदर 4 कॉलम्स होते हैं,
4 कॉलम्स के तौर पे उनको लिखा जाता है, उसके अंदर 4-4 बाइट्स होते हैं। ठीक है, हमने देखा है कि एक बाइट के अंदर जो है 4 जो है वो 8, ठीक है, तो 4 बाइट्स होती हैं इसके अंदर और हर कॉलम के अंदर ऑपरेट्स एन एंटायर डाटा ब्लॉक इन एवरी राउंड, और ऑपरेट करता है हर राउंड के अंदर। देन किसके लिए इसको डिजाइन किया गया, रेजिस्टेंस अगेंस्ट नॉन अटैक। जो हमारे पास नॉन अटैक है, जितने भी इसके ऊपर हमारे टेक्स्ट डाटा है, कोई इमेज डाटा है या ऑडियो वीडियो जो भी डाटा है, ठीक है, उसको एक्चुअली तो मेन इसको टेक्स्ट के लिए किया गया था कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो जो भी हमारे पास अटैक्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक है जिसके ऊपर हम बात करते हैं कि यार कि इसको हम एग्जॉस्टिव की सर्च मेथड से हम उसको सर्च कर सकें, एग्जॉस्टिव की सर्च मेथड से कि हम तुक्के लगा के समझ ले उसको हम ब्रेक कर सकें। तो वो उस अटैक से अवॉइड करने के लिए इसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया, ताकि उसकी रीज़न यही थी कि पिछला जो मेथड था वो इसी मेथड की वजह से वो ब्रेक हो गया था। तो हमने उसके अगेंस्ट जो है, उसकी रजिस्टर के अगेंस्ट जो है इस मेथड को डिज़ाइन किया कि ताकि वो जो इशू अकर हुआ कि वो की एग्जॉस्टिव की सर्च अटैक था, एग्जॉस्टिव की सर्च अटैक से जो ब्रेक हुआ था वो अब ये ब्रेक ना हो सके, पहली बात। दूसरी इसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो थी इसकी स्पीड एंड कोड कम्पैक्टनेस। ठीक है, इसका मतलब है इसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर एल्गोरिदम्स, ठीक है, और सीपीयू इसके ऊपर जल्दी से वर्किंग करता है, ठीक है, और उसको फिर डिज़ाइन किया गया बड़ा आसान, क्योंकि वो ज़रा उसकी जो डीईएस की जो कम्प्लीकेशन है, ठीक है, वो ज़्यादा है इससे, ठीक है, लेकिन ये उससे ज़्यादा फिजिबल है, ये उसकी कम्पैक्टनेस इससे ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू डीईएस। तो इसको सिंपली डिज़ाइन किया गया है, और इसके आप देखेंगे कि बड़े आसान से इसके स्टेप्स हैं, मुश्किल नहीं है एज कम्पेयर टू डीईएस। उसके अंदर तो काफ़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थी, लेकिन इसके अंदर इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। तो इसको मतलब सिंपलिसिटी इसको डिज़ाइन किया गया है, और दूसरा सीपीयू इसके ऊपर बड़ी जल्दी से वर्कआउट कर रहा है। तो आजकल जदीद टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जितने भी सिक्योरिटीज़ के इदारे हैं, जितने भी सिक्योरिटीज़ के काम हैं, ठीक है, कंप्यूटर के रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी एईएस से ही कंट्रोल की जाती हैं। हर जगह पे एईएस ही यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट 2001 के अंदर इसको पब्लिश किया गया है। तो इट मीन दैट हमारे पास लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो एईएस के ऊपर बेस करती है। उसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है। तो आपको इसको मेहनत से ज़्यादा सीखने, मेहनत तो माशाल्लाह आप लोग कर रहे हैं, तो इसको मेहनत के साथ सीखें। ओके, इसकी इसकी वर्किंग के ऊपर थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि वर्किंग इसकी किस तरह से होती है। ठीक है, बड़ी आसान है एज कम्पेयर टू डीईएस। मुश्किल काम हमने कर लिए, अब आसान काम रह गया। प्लेन टेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर 16 बाइट्स का होता है। 16 बाइट्स मीन दैट 128 बिट्स, ठीक है, क्योंकि हम मैंने आपको जैसे पहले बताया कि एईएस 3 तरह के हैं। 128 बिट का डाटा यूज़ कर लें, ठीक है, 192 बिट का डाटा यूज़ कर लें, या 256 बिट का डाटा यूज़ कर लें। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस लेंथ की की को यूज़ करना चाहते हैं। तो जितनी लेंथ की होगी उतने ही लेंथ का प्लेन टेक्स्ट होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 128 बिट की यूज़ करना चाह रहे हैं तो 128 बिट का हमने मैसेज देना है, प्लेन टेक्स्ट देना है। अगर हम 192 बिट का जो है वो हम लेते हैं की लेते हैं, तो इसका मतलब ये कि फिर हमें 192 बिट का प्लेन टेक्स्ट देना है। तो डिपेंड करता है ये की साइज़ के ऊपर। तो मोस्ट प्रॉब्ली 128 बिट का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारी थोड़ी सी स्पीड भी ज़्यादा हो, ठीक है, प्रोसेसिंग थोड़ी सी जो है ज़्यादा हो। तो इस वजह से मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा 128 का ही यूज़ किया। कुछ जगह पे 192 का भी यूज़ किया जाता है, 256 का भी करते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन इम्प्लीमेंटेशन और हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा जो है हैवी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कितनी आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट जनरेशन का है वो कंप्यूटर,
तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके पास इम्प्लीमेंटेशन के लिए वर्कआउट कितना कर सकता है। तो अब इसकी बात करते हैं कि आपके पास जो भी 16 बाइट्स होंगी 128 बिट्स का डाटा होगा, उसको हमने क्या करना है, जिस पहले जो है उसको 4x4 के मैट्रिक्स के अंदर लिखना है। जस्ट यू हैव टू राइट योर इनिशियल मैसेज प्लेन टेक्स्ट इनटू 4x4 मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये 16 बाइट्स हैं आपको, 16 बाइट्स के अंदर उसको पहले जो है वो तरतीब दे लेनी है। इसका मतलब यही है कि हर जो आपके पास ये जो ब्लॉक है इसके अंदर एक एक बाइट आ जानी है, मीन दैट 8 बिट्स आ जानी है। ठीक है, तो जब आपके पास एक एक बाइट आएगी तो उस 16 बाइट्स हैं, तो उन 16 बाइट्स को आपने अरेंज कर देना 4x4 के मैट्रिक्स के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि किस तरह से अरेंज करना है, क्या हम जो है रो वाइज करेंगे या कॉलम वाइज करेंगे। तो जो हमारे पास 16 बाइट्स होंगी उनको हम कॉलम वाइज करेंगे। जो पहले 4 हमारे पास एंट्रीज होंगी उनको पहला कॉलम कहेंगे, जो नेक्स्ट 4 होंगी उनको सेकंड कॉलम कहेंगे, जो उससे नेक्स्ट होंगी उनको थर्ड कॉलम कहेंगे, और जो उससे नेक्स्ट होंगी उनको फोर्थ कॉलम कहेंगे। इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, 4x4 का मैट्रिक्स बनाना होता है सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इट मीन दैट कोई भी आपके पास मैसेज हो, प्लेन टेक्स्ट हो, ठीक है, उसको उसकी 16 बाइट्स बनानी है। 16 बाइट्स को आपने 4x4 के मैट्रिक्स के अंदर आपने उसको तब्दील कर देना है। फाइन, देन आपने क्या करना है, इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। ठीक है, इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि हमारे पास जो की होती है, ठीक है, उसके साथ उसको अब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसकी इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन जो है और उसकी राउंड की जो कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, वो उसके बाद पर परफॉर्म की जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी जो इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम देखेंगे कि इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ है, किस तरह से वर्कआउट करती है, और फिर जो है आफ्टर इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या क्या चीज़ परफॉर्म करते हैं, मतलब उसको फिर 4x4 का मैट्रिक्स रहने देते हैं, और देन हम राउंड 1 की कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्चुअली ये इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिखी गई है, इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन का मकसद यही है कि जो आपके पास प्लेन टेक्स्ट होगा उसको ओरिजिनल की के साथ, ओरिजिनल की इधर से आएगी, वो भी 16 बाइट्स की होंगी, 4x4 का मैट्रिक्स होगा, उस समले मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ अब्जॉर्ब कर देना है। ठीक है, मतलब ये है बिट वाइज उसको अब्जॉर्ब कर देना है। ठीक है, या आसान लैंग्वेज के अंदर आप ये बात कह लें कि यहाँ पे 128 बिट्स है, यहाँ पे भी 128 बिट्स है की के अंदर। ठीक है, तो आप सिंपली जस्ट हम पहला स्टेप लेने के बाद यहाँ पे पहला स्टेप लेने से बल्कि पहले ही, ठीक है, तो हम क्या करें कि जनाब ये 128 बिट्स हैं और ये की भी हमारे पास 128 बिट्स की है, जिस इसको इसके साथ अब्जॉर्ब कर दें। ठीक है, तो मैं कहता हूँ देन 4x4 का मैट्रिक्स बना लेते हो, आप डायरेक्टली इधर पहुंच जाए। तो आपके लिए सबसे आसानी है, क्योंकि ये आपको इससे बच जाएंगे। एक दफ़ा आप जो है वो पहले बाइट्स बनाएं, उसके बाद फिर आप जो है यहाँ पे 4x4 का फिर मैट्रिक्स बनाएं, इधर ही बनाएं और फिर एग्जॉर करें। तो बेहतर यही है, करना तो हमने बिट एग्जॉर ही है, तो हम यहाँ से एक एक बाइट को, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग बाइट को हम पहले एग्जॉर कर लें, या इनको बिट्स में कन्वर्ट कर लें बाइनरी 01 की लैंग्वेज के अंदर, और इसकी भी बाइनरी बना लें। ठीक है, जो भी आपके पास की होगी, तो सिंपली जस्ट बिट वाइज एग्जॉर कर लें। जब बिट वाइज एग्जॉर कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप क्या करेंगे कि उसके अंदर उससे आपके पास जो आउटपुट आएगा बिट वाइज आप जो एग्जॉर करने के बाद, तो आपने सिंपली कोई भी जो मैसेज होगा आपने उसको एग्जॉर करना है, जो आउटपुट आएगी उसकी आपने क्या करनी है, दोबारा 16 बाइट्स बना लेनी है। जाहिर बात है 128 लेंथ का मैसेज होगा, उसकी 16 बाइट्स ही बनेगी। ठीक है, क्योंकि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती है। ठीक है, इट मीन दैट
तो फिर आपने क्या करना है, उसको आपने जैसे उसको कन्वर्ट कर देना है। फाइन। अब ऐसा है कि अगर आपके पास कोई भी प्लेन टेक्स्ट है, उसको आप इससे एग्जॉर्ब कर लेते हैं, देन आपने यहाँ पे आ जाना, राउंड 1 कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई। जैसे डीएस के अंदर देखा कि सबसे पहले हम इनिशियल परमुटेशन अप्लाई करते थे, देन हम राउंड 1 की कैलकुलेशन के ऊपर आते थे। इस वजह से हम जो है वो यहाँ पे देखेंगे कि एक हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, उसके ऊपर हम जो है इनिशियल परमुटेशन लगाने के बाद जैसे राउंड 1 की कैलकुलेशन स्टार्ट होती थी, काम वही है तकरीबन, ठीक है। यहाँ पे भी वही काम ही हुआ कि आपने इनिशियल परमुटेशन किया है, वहाँ पे की के साथ वहाँ पे आपके पास एक टेबल होता था, ठीक है, उसके साथ लगाई थी। यहाँ पे ये है कि वो जो की आपकी होगी उसके साथ जस्ट एब्जॉर्ब करने को कह रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा आसान सा काम है यहाँ। देन आपके पास जो 4x4 का मैट्रिक्स आ जाए, उसके ऊपर राउंड 1 लगाना है आपने, ठीक है। तो मतलब राउंड 1 की कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई। तो राउंड 1 के अंदर 4 आपके पास स्टेप्स होते हैं। देयर आर 4 स्टेप्स इन ईच एंड एवरी राउंड, ठीक है। तो इटरेटिव प्रोसेस है, एक राउंड की कैलकुलेशन कर लें, इट मीन दैट 10 के 10 राउंड्स की कैलकुलेशन कर लें अकॉर्डिंग टू 128 बिट्स का बात करें, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने सारे राउंड की कैलकुलेशन कर ली अगर आपने एक राउंड की कैलकुलेशन कर ली। हर राउंड के अंदर 4 स्टेप्स होते हैं मास वाई लास्ट के, ठीक है, एक्सेप्ट लास्ट स्टेप के अंदर हमारे पास 3 हमने वो काम करने होते हैं। बाकी हर राउंड के अंदर हमने 4 ट्रांसफॉर्मेशन लगानी होती हैं, 4 समझ लें काम करने हैं। जस्ट आखिरी जो राउंड होगा उसमें हमने 3 काम करने हैं, ठीक है। तो वो देखेंगे कौन सा काम है जो आखिरी स्टेप के अंदर नहीं करते। उसके पैरेलल अगर यहाँ पे देखा जाए कि हम क्या करते हैं कि की हमारे पास 16 बाइट की है, ठीक है। उस 16 बाइट को क्या करते हैं, 4x4 के मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। 4x4 के मैट्रिक्स के अंदर जब कन्वर्ट कर लेते हैं, इसका मतलब यह है की एक्सपेंशन। की एक्सपेंशन मीन दैट कि आप हर राउंड के लिए अलग अलग की फाइंड करते हैं, राउंड कीज जिनको हम बोल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आपने डीईएस के अंदर राउंड की फाइंड की, सेम उसी मेथड के साथ तकरीबन जो है वो यहाँ पे मेथड तो ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा की फाइंड करने का, लेकिन काम वही है कि हर एक की से हर राउंड के लिए आपने सब कीज फाइंड करनी है। मीन दैट अगर 10 राउंड्स हैं तो 10 सब कीज फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट है कि हर राउंड के लिए जो है वो अलग अलग की फाइंड करनी है। तो जब हमारे पास ये 10 की 10 कीज आ जाएंगी, वो हर राउंड के लिए अलग अलग एक एक की यूज होती जाएगी। तो उसको हर राउंड के अंदर यूज करने के बाद हम फाइनल 10 राउंड्स के अंदर जब 10 राउंड्स कंप्लीट कर लेंगे, तो वो ये जो लास्ट मैंने आपको बताया था कि आखिरी जो राउंड होता है उसमें 3 स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं, वरना हर राउंड के 4 स्टेप्स हैं, लास्ट स्टेप के अंदर 3 जो है वो स्टेप्स। फाइन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है ईएस का कि किस तरह से उसकी वर्किंग होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि उसकी जो जितने भी डीईएस के अंदर हम बात की जाए, तो डीईएस के अंदर हमारे पास 16 राउंड थे, यहाँ पर राउंड्स कम हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो एज कम्पेयर टू डीएस राउंड्स कम है, लेकिन कैलकुलेशन भी सिंपल है, ठीक है। लेकिन ये इसके जो है वो इम्पोर्टेंस ये है कि इसका जो की साइज है वो ज़्यादा है, ठीक है। और हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन एज कम्पेयर टू डीएस जो है बेस्ट है। भले जो है उसकी जो डीएस की जो डिज़ाइनिंग है, उसकी जो वर्किंग है, उसकी जो उसका जो समझ लें कि उसके जो स्टेप्स हैं, ठीक है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो इससे बहुत अच्छे हैं। वो आजकल भी कुछ जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर वो डीईएस के जो मेथड्स हैं वो यूज हो रहे हैं, क्योंकि उसका तो सिर्फ एक ही इशू था ना कि की साइज का। बाकी तो उसके अंदर तो आपने देखा कि अच्छी बड़ी कैलकुलेशन है, हार्ड कैलकुलेशन है, ठीक है। तो बाकी उसका जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके जो स्टेप्स हैं जितने भी
ठीक है। वो जो स्टेप्स जो जितने भी वो मेथड्स हैं, जितने वो राउंड्स की जो कैलकुलेशन है, वो राउंड की कैलकुलेशन आज भी दूसरे एल्गोरिदम के अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अच्छी थी, उनकी कैलकुलेशन तो अच्छी खासी जो है वो हार्ड है। और दूसरा यही है कि यहाँ पे की साइज ज़्यादा है और उसकी प्लस पॉइंट की वजह से ये वाला मेथड ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है उसको अडॉप्ट किया गया। और दूसरी इसकी स्ट्रेंथ भी ये है कि इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन बड़ी फास्ट है। ठीक है, सीपीयू बड़ी जल्दी से वर्क करता है। ठीक है, और क्योंकि टेस्ट किया गया है कि एज कम्पेयर टू DES इट इज़ बेटर, तो इट मीन दैट कि ये वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा है। तो हम इसकी तरफ मूव करते हैं। इसके अंदर जो है वो की एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो की एक्सपेंशन किस तरह से की जाती है उसकी तरफ अभी बात करते हैं कि सबसे पहले कीज कैसे फाइंड करते हैं। तो की फाइंड करने के लिए ये देखिएगा जरा मेथड कि हाउ टू कैलकुलेट कीज इन AES। आपके पास आपने हर राउंड की सब कीज फाइंड करनी है। इट मीन दैट ईच एंड एवरी राउंड के लिए आपको की चाहिए। तो अगर फर्स्ट राउंड है तो आपको K1 चाहिए, सेकंड राउंड K2 चाहिए। ठीक है, हम K1 को K0 से रिप्रेजेंट भी करते हैं। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, काउंटिंग आपने 0 से स्टार्ट करनी है या 1 से स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्लली ज़्यादा जगहों के ऊपर कंप्यूटर के अंदर जो है वो 0 से ही स्टार्ट किया जाता है। तो हम फर्स्ट की को K0 कहते हैं। ठीक है, और सेकंड की को K1 कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 0 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। W ये लिखा हुआ W0, W1, W2, W3, क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी कीज हैं ये सारी की सारी एक ही मेथड से जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाएगी। ठीक है, वो मेथड क्या है? बड़ा आसान सा है, वेरी इजी। होप सो यू विल एंजॉय कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट कीज। कि सबसे पहले कोई भी की फाइंड कर रहे हैं, ख्वा वो K0 फाइंड कर रहे हैं, ख्वा K1 फाइंड कर रहे हैं, ख्वा K2 फाइंड कर रहे हैं, तो आपने जो भी आपके पास उससे प्रीवियस की होगी, मतलब अगर K5 फाइंड कर रहे हैं तो K4 पहले निकली होगी, तो आपने K4 को इस तरतीब के साथ आपने उसको पुट कर देना। अगर आपके पास अगर आप K1 निकालने जा रहे हैं तो K0 आपके पास ऑलरेडी पहले होगी। अगर K0 की बात कर लें तो जो आपकी ओरिजिनल की होगी, हरी बात है, K0 से पहले आपकी, मतलब K0 तो आपकी फर्स्ट की है, K0 को हम फर्स्ट की कह रहे हैं, फर्स्ट राउंड के लिए जो की है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो हम ओरिजिनल की फिर बात करेंगे, क्योंकि उससे प्रीवियस ओरिजिनल की आपके पास होगी, तो उससे हम फर्स्ट की बात की निकालेंगे। तो वो कहते हैं कि जितने भी ये जो कीज हैं 16 की 16 कीज आपको एक ही पैटर्न से उसको गुजारना है। वो पैटर्न क्या है? पैटर्न यही है कि उसको सबसे पहले, जाहिर बात है, इसकी कितनी है आपके पास 16 बाइट है, मतलब 128 लेंथ है, टोटल 128 बिट्स हैं और 16 बाइट्स हैं। तो करना यह है कि हर आपके पास की को, जिससे आपने अगली की फाइंड करनी है, हर की को आपने 4 ब्लॉक्स के अंदर सब डिवाइड कर देना है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। यू हैव टू सब डिवाइड ईच की इनटू 4 ब्लॉक्स। ठीक है, 4 ब्लॉक्स के अंदर आपने उसको सब डिवाइड कर देना है, जिसका नाम रख दिया W0, W1, W2, W3। जाहिर बात है उसके अंदर आपके पास 16 बाइट्स होंगी, तो 4-4 बाइट का एक ब्लॉक बना लेना। ठीक है, 4 ब्लॉक का W0, फिर अगले 4 ब्लॉक W1, अगले 4 ब्लॉक W2 और अगले 4 ब्लॉक W3। ठीक है, तो मतलब ये कोई भी की फाइंड करने जा रहे हैं तो हर जिस भी की को आपने फाइंड करना है तो आपने उससे जो प्रीवियस की है उसको आपने सबसे पहले आपने 4 ब्लॉक्स के अंदर सब डिवाइड कर देना है। फाइन, देन क्या करना है? देन ये जो आपके पास लास्ट ब्लॉक होगा, ठीक है, ख्वा इसका नाम W123 0123 अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो W1, W2, W3, W4 रख लें। ठीक है, या यही रख लें, मैटर नहीं करता, नाम अपने नाम के स्पेलिंग रख लें, बेशक ASIF रख लें, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो 4 आपके पास जो भी रख लें, मैटर नहीं करता, नाम जो भी रखें।
ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये जो लास्ट आपके पास जो ब्लॉक होगा, ठीक है, लास्ट ब्लॉक होगा, उसके ऊपर जो है एक जी फंक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर जी फंक्शन एक फाइंड करेंगे। जैसे वहां पे एक एफ फंक्शन था डीएस के अंदर, ठीक है, उस तरह यहाँ पे एक जी फंक्शन, ठीक है, लेकिन उससे इजी है कि हमने क्या करना है, लास्ट ब्लॉक के अंदर जी फंक्शन हमने फाइंड करना है। ये जी फंक्शन क्या है, इसके अपने 3 स्टेप्स, ठीक है, तो हम उन 3 स्टेप्स को परफॉर्म करते हुए ये जी फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। जब ये आखिरी जो 4 बाइट होंगी उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो जी फंक्शन हमारे पास आएगा। तो उस जी फंक्शन को जब अप्लाई करने के बाद जो आउटपुट आएगा उसको क्या करेंगे, उसको करेंगे जनाब W0, जो पहले वाला जो ब्लॉक होगा उसके साथ एग्जॉर करेंगे। मतलब ये कि जो लास्ट ब्लॉक होगा उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे जी फंक्शन। जी क्या है, जी फंक्शन भी बताता हूँ आपको। इसके अंदर जो है वो 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, उन 3 स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे। जब वो हम 3 स्टेप परफॉर्म कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, इसको एग्जॉर्ब कर देंगे पहले ब्लॉक के साथ। तो ये यहाँ से जी आ रहा है, इसका मतलब है पहले लास्ट ब्लॉक जो है जी की तरफ जाएगा, ये जी फंक्शन फाइंड होगा, देन आपके पास ये इधर आया पहुंचेगा और इधर से जनाब W0 भी आ जाएगा। इसको क्या कर देंगे, इसके साथ एग्जॉर्ब कर देंगे, तो जो आउटपुट आएगा वो आपके पास W4 के नाम से आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगली की के लिए पहली 4 जो आपके पास बाइट हैं वो आ जाएगी। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपने W0 और W3 के ऊपर जी अप्लाई करने के बाद उनको एग्जॉर्ब करेंगे तो आपके पास अगली की के पहले जो 4 एलिमेंट्स हैं, जो 4 बाइट्स हैं, वो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो इतना सा काम है कि आपके पास जो अगली नेक्स्ट की जो भी आप फाइंड करने जा रहे हैं, ख्वाह वो W ख्वाह वो K15 है, ख्वाह वो K9 है, K8 है, कोई भी की होगी उससे जो प्रीवियस की होगी उसके ऊपर यही काम करना है, ठीक है। तो एक बात को समझ लें कि जहाँ पे जो लास्ट ब्लॉक हुआ करेगा उसके ऊपर जी फंक्शन अप्लाई करना है, और जी फंक्शन अप्लाई करने के बाद उसको W0 के साथ क्या करना है, एग्जॉर कर देना है। जो आउटपुट आएगी वो पहला ब्लॉक हो, ठीक है। अगले ब्लॉक फाइंड करने हैं, सेकंड का काम है, बहुत इजी है। जब आप W4 फाइंड कर लेंगे तो इसका मतलब ये W5 फाइंड करना बड़ा आसान है। W5 क्या होगा, जो आपके पास ये जो अगला जो ब्लॉक होगा ना W1 और ये जो W4 आया होगा, इनको आपस में एग्जॉर करना। देखें इधर से W1 आ रहा है और इधर से W4 जा रहा है जो आपने इधर निकाला होगा, तो इसको एग्जॉर करेंगे तो आपके पास W5 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट की के लिए दूसरा ब्लॉक भी आ जाएगा। तीसरा ब्लॉक अगर आपने फाइंड करनी, तीसरी जो है जो तीसरे ब्लॉक की 4 बाइट फाइंड करनी है, तो वो क्या है, वो आपके पास जो W2 होगा, ठीक है, वो इधर से आएगा और इधर से W5 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो आपके पास यहाँ से जो तीसरा ब्लॉक होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और फिर यहाँ से W5 आएगा, उसको उसके साथ क्या कर देना, एब्सॉर्ब कर देना, तो वो W6 आ जाएगा। देन जो आपके पास लास्ट ब्लॉक बचेगा, ठीक है, उसको क्या करना है, W6 के साथ जो है वो एब्सॉर्ब कर देंगे, तो ये आपके पास W7 आ गई। मतलब ये है नेक्स्ट आपके पास ये सारे उस अगली की के जो है आपके पास 4 के 4 जो ब्लॉक्स थे वो आपके पास आ गए, और हर ब्लॉक के अंदर हमें पता है 4 बाइट्स हैं, तो हमारी 16 बाइट्स जो है कंप्लीट हो जाए। तो इट मीन दैट ये हर की को निकालने का सेम प्रोसेस है कि आपने सबसे पहले लास्ट ब्लॉक जो है 2 दफा यूज हो रहा है, देखें यहाँ पे, ठीक है। एक तो W4 फाइंड करने के लिए भी यूज हो रहा है और W7 को भी यूज करने के अंदर, W7 फाइंड करने के अंदर भी यूज हो रहा है, ठीक है। लास्ट ब्लॉक जो है कि उसके ऊपर पहले जी फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो आपके पास आउटपुट आता है उसको W0 मतलब जो पहला ब्लॉक लिखा हुआ होगा उसके साथ एग्जॉर करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा। देन आपने क्या करना है, अगला ब्लॉक फाइंड करना है, तो जो इधर से जो सेकंड ब्लॉक होगा उसको इसके साथ एग्जॉर कर देना है, तो आपके पास नेक्स्ट ब्लॉक आ जाएगा। देन फिर क्या करना है,
उससे अगला ब्लॉक जो फाइनल आउटपुट आया होगा उसके साथ ब्लॉक एब्जॉर्ब कर देंगे तो आ जाएगा। उससे अगला ब्लॉक कैसे आना है, उससे जो अगली यहाँ पे वैल्यू होगी उसके साथ एब्जॉर्ब करने के बाद आपके पास W7। तो ये 4 के 4 आपके पास जब ब्लॉक आ गए, इट मीन दैट आपके पास वो की आ जाएगी। तो हर की पिछली की के ऊपर डिपेंड करेगी। इसका मतलब ये है हम एक की से अगली की निकाल रहे हैं। यहाँ पे वो ज्यादा वो चीजें भी नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं है, बहुत इजी जो है वो वे से हम जो है उसको क्या करते हैं निकाल लेते हैं एज कम्पेयर टू DES। उसके अंदर आपको पता है कि वो टेबल अप्लाई करें, फलान टेबल अप्लाई करें, इसमें इतने ज्यादा इश्यूज नहीं है। जिस जी फंक्शन के अंदर थोड़ी सी जो है वो कैलकुलेशन है, अदरवाइज वेरी वेरी इजी। ओके फाइन। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि ये वाला जो काम है इसको एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके उसको कंपेयर करके देखते हैं कि क्या ये इसकी वर्किंग किस तरह से। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली। नाउ वी परफॉर्म आवर मेथड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ की। बाय एग्जाम्पल से हम देखते हैं इसको। ओके एक हमारे पास की है दैट्स माय कंग फू। ठीक है, की का उसने जो है वो नाम रखा है दैट्स माय कंग फू। कोई और भी जो है वो आप रख सकते हैं कि ये आपके पास की है 16। इसके अंदर जो है वो आस्की करैक्टर्स हैं। ठीक है, हर एक जो लेटर है या करैक्टर है वो सामने लेके आपके पास एक बाइट को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहली बात ये है कि ये आपने अपना पर्सनल जो है वो आपका मैसेज है, पर्सनल कीवर्ड है, तो उसको ट्रांसलेट करना है इनटू हेक्साडेसिमल फॉर्म। यहाँ पे हेक्साडेसिमल फॉर्म जो है वो अब आप फेमिलियर हैं और आपको आस्की टेबल्स पता है। ठीक है, उसकी जो है उस इन चीज़ों से आप फेमिलियर हैं कि किस तरह से आपने क्या करना है इसको उसके अंदर ट्रांसलेट करना है। तो ये टी के क्रॉसपॉन्डिंग आपने वैल्यू लिख लेनी है जो हेक्साडेसिमल में लिखी होगी। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल वैल्यू सबसे पहला टारगेट यही है कि आपने मैसेज को और की को आपने हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये कैपिटल टी की वैल्यू है। ठीक है, कैपिटल टी की वैल्यू आपने आस्की टेबल से देख लेनी है, वहां से जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आपने पुट कर देनी है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि ये आपके पास आस्की टेबल है, उसको देखते हैं कि कैपिटल टी के क्रॉसपॉन्डिंग क्या है। तो कैपिटल टी यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास रेड कलर के हैं ये हेक्साडेसिमल में है। ये यहाँ पे कैपिटल टी है, ये इसकी जो वैल्यू है 54। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। तो इस टेबल के अंदर ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज लिखी हुई हैं, कन्वर्ट हुई पड़ी है हेक्साडेसिमल के अंदर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हर लेटर के अगेंस्ट यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू टेबल से उठा ले रही है। ठीक है, तो कैपिटल टी की वैल्यू 54 है। फाइन। अब यहाँ पे देखें कि एच, स्मॉल एच, ये देखें ये कैपिटल और स्मॉल की बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। उसके मुताबिक क्योंकि हमने वैल्यू लिखनी है, ये यही नहीं समझना कि यहाँ पे ये स्मॉल है, जो हमारा मैसेज होगा वहाँ पे खास तौर के ऊपर। तो ये जो आपके पास स्मॉल एच है इस उसकी वैल्यू जो है आपने यहाँ पे लिख लेनी है, वहीं उसी टेबल से स्मॉल एच की वैल्यू हम देखते हैं उसकी वैल्यू कितनी है आज की टेबल के अंदर। तो वो देखें आपके पास स्मॉल एच। ठीक है, यहाँ कैपिटल एच की वैल्यू और है। ठीक है, और स्मॉल एच की देखते हैं। ठीक है, स्मॉल एच की वैल्यू यहाँ पे ये देखें, स्मॉल एच की वैल्यू है 68। ठीक है, और अगर हम कैपिटल एच की बात करें तो वो उसकी 48 है। तो हमने जो भी आपके पास जिस तरह का लेटर होगा उसके मुताबिक आपने उसको लिख लेना है। फाइन। तो इसका मतलब यही है कि आपके पास जो भी आपको टेबल आज की गिवन होगा उसके मुताबिक आपने हर लेटर की आपने वैल्यू लिख लेनी है। इट मीन दैट जो भी यहाँ पे आपके पास लेटर जब भी आप प्लेन टेक्स्ट हो या की होगा उसको आस्की टेबल के अंदर उसको कन्वर्ट कर लेना, मतलब आस्की टेबल को यूज करते हुए जो है वो उसको यूज कर लेंगे। ऑफ कोर्स आस्की टेबल आपको गिवन होता है, आपने जैसे पिछली असाइनमेंट्स के अंदर भी देखा और
सारा कुछ जो है ये कैलकुलेशन के लिए ASCII टेबल आपको साथ होता है, आपके पास होता है। आप इसको देख के जस्ट आपने हेक्साडेसिमल से हेक्साडेसिमल के अंदर आपने उसको कन्वर्ट कर देना है। आपका कोई भी जिधर प्लेन टेक्स्ट होगा या की होगी, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, और यहाँ पे एक मजे की बात बताऊं कि यहाँ पे ये देखें स्पेस है। ठीक है, स्पेस की वैल्यू भी यहाँ पे आपके पास होगी। ठीक है, यहाँ पे स्पेस को इग्नोर नहीं करना। यहाँ पे स्पेस भी समझ लें एक बाइट है। ठीक है, यहाँ पे ये जो जितनी भी स्पेसेस आपको नजर आएंगी वो बाइट है, वो 8 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो इसकी जो है वैल्यू जो है वो भी आप टेबल से देखें, ये 20 है। हमने वैसे तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हम जितने भी हम पढ़ रहे थे वो बेसिक साइफर स्कीम के अंदर तो स्पेस को हम तो किसी में तो इग्नोर ही कर रहे थे और किसी के अंदर स्पेस की वैल्यू हम z=26 ले रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास जो ASCII टेबल के अंदर स्पेस की वैल्यू होगी वो हम ले रहे हैं, तो वो फिक्स वैल्यू है। देखते हैं हम वाकई 20 ही है क्या स्पेस की वैल्यू। ठीक है, तो देखें ये टेबल आपको गिवन होता है, तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ स्पेस। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ स्पेस हियर इन हेक्साडेसिमल, ये 20। इसका मतलब है ये उसकी वैल्यू 20। तो यहाँ पे हर करेक्टर, हर जो सिंबल है उसकी वैल्यू इन हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर लिखी हुई है। अगर कोई और सिंबल लिखा हुआ हो बीच में प्लेन टेक्स्ट के अंदर या की के अंदर आप कोई पासवर्ड रखना चाह रहे हैं तो हैश या $साइन या सिंबल कोई और हम यूज करना चाह रहे हैं की के अंदर, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपने वो वाली वैल्यूज आपने हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर लिख लेनी है जो यहाँ पे लिखी होगी ASCII टेबल के अंदर। फाइन, तो सबसे पहली बात ये कि आपने कोई भी जो मैसेज होगा वो हेक्साडेसिमल के अंदर आपने उसको कन्वर्ट कर लेना। फाइन, देन आपने करना ये है, जब आपके पास की हेक्साडेसिमल के अंदर आ जाएगी, हर आपके पास जो भी लेटर होगा या कोई स्पेस होगी उसके करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल आ जाएगी। तो ये 128 बिट्स का डाटा है या 16 बाइट का इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। तो उसके बाद हमारा फिलहाल टारगेट तो जो है की फाइंड करना है। प्लेन टेक्स्ट को अभी हमारा टारगेट नहीं है कि प्लेन टेक्स्ट को हम देखें, वैसे तो हमने प्लेन टेक्स्ट को भी साथ ही, जब की को करना है हेक्साडेसिमल के अंदर तो प्लेन टेक्स्ट को भी साथ ही हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लें सेम वे से, किससे, ASCII टेबल को यूज करते हुए। ठीक है, तो प्लेन टेक्स्ट को भी कर लिया। देन हाउ टू फाइंड सब की फ्रॉम ओरिजिनल की। तो देखते हैं पहली की कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले मेथड एक्सप्लेन किया है कि हम जो है वो सबसे पहली बात ये होती है उसको 4 ब्लॉक्स के अंदर सब डिवाइड करते हैं। 4 ब्लॉक्स के अंदर कैसे सब डिवाइड करते हैं, ये जो आपके पास पहले जो 4 होंगे उनका एक ब्लॉक, फिर अगले 4 होंगे उनका एक ब्लॉक, फिर जो उससे अगले 4 होंगे उनका एक ब्लॉक, और लास्ट जो 4 होंगे उनका एक ब्लॉक। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 ब्लॉक्स हो जाएंगे जिसको हम W0 कह रहे हैं। ठीक है, वो इसको सबस्क्रिप्ट पर लिख लें या वैसे लिख लें। ठीक है, हम कोई भी नाम दे दें इसको, मैंने आपसे ये कहा था W0 अच्छा नहीं लग रहा, आप कोई भी लिख देना। ठीक है, मैटर नहीं करता, मेन यही है कि पहला ब्लॉक को नाम दे दिया W0 को, दूसरे ब्लॉक को नाम दे दिया W1 का, तीसरे ब्लॉक को W2 का, और चौथे ब्लॉक को W3 का, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया इसलिए 3 तक होगा। फाइन, देन हमने देखा मेथड के अंदर कि W3 के ऊपर हमने G फंक्शन अप्लाई करना है। यू हैव टू फाइंड G ऑफ W3, फाइंड G फंक्शन। ठीक है, तो G फंक्शन क्या है, G फंक्शन के अंदर हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स क्या हैं, ठीक है, वो 3 स्टेप्स ये हैं कि उसमें पहली जो बात है, पहला जो स्टेप है वो ये है लेफ्ट शिफ्ट, सर्कुलर बाइट लेफ्ट शिफ्ट। सर्कुलर बाइट लेफ्ट शिफ्ट जो है वो हमारी पहली प्रायोरिटी है। पहला स्टेप है कि किस तरह से G फंक्शन जो है अप्लाई होता है लास्ट ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, तो आप एक की निकालना सीख जाएं, उससे बाकी की इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, W3 है जो भी आपके पास ये लास्ट ब्लॉक होगा उसके ऊपर G फंक्शन, तो G फंक्शन का पहला स्टेप होगा सर्कुलर बाइट लेफ्ट शिफ्ट। मतलब क्या कि ये जो आपके पास लास्ट ब्लॉक है ये वाला, ठीक है, इसकी आपने एक लेफ्ट शिफ्ट लगा देनी है। कि मतलब ये जो दूसरे वाली जो एंट्री लिखी हुई है उसको पहली पे लिख देना है
और जो पहली वाली लिखी हुई है वो एंड पे चली जाएगी। ठीक है, तो मतलब एक लेफ्ट शिफ्ट लगानी है आपने, समझ लो। ठीक है, तो जिस तरह से हमने डीईएस के अंदर भी की के अंदर हमने देखा था लेफ्ट शिफ्ट लगाई थी। ठीक है, तो वैसे ही इसके अंदर भी सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट लगानी है। और मजे की बात ये यहाँ पे सिंपली लास्ट ब्लॉक के अंदर जस्ट एक ब्लॉक हमने शिफ्ट करना है। वहां पे तो हमने बाइनरी के अंदर लगाई थी, यहाँ पे जो है आपके पास हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, तो उसको आपने जस्ट, तो यहाँ पे ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू डीईएस। तो सिंपली जस्ट 20 को यहाँ पे ले आना और 67 को एंड पे ले जाना, दैट्स ओके। ठीक है, तो ये आपके पास पहला स्टेप हो गया जी फंक्शन कैलकुलेट करने का। देन यू हैव टू परफॉर्म बाइट सब्स्टिट्यूशन। बाइट सब्स्टिट्यूशन क्या है? एक एस बॉक्स का टेबल है, सब्स्टिट्यूशन बॉक्स। ठीक है, जिस तरह से डीईएस के अंदर भी था। ठीक है, उसके अंदर जो है उसका ऑर्डर जो था वो 4x16 था, 4 रोज थी और 16 कॉलम्स थे उस एस बॉक्स की। यहाँ पे भी एक एस बॉक्स आपको गिवन होगा, ठीक है, जिसके ऑर्डर जो है 16x16 होगा। मतलब क्या, उसके अंदर 256 एलिमेंट्स होंगे उस एस बॉक्स के अंदर। ठीक है, 16x16 एस बॉक्स होगा, तो उसको इसके ऊपर अप्लाई कर देना। ठीक है, ये जो आपके पास आउटपुट आया होगा आफ्टर सर्कुलर शिफ्ट या सर्कुलर बाइट लेफ्ट शिफ्ट, जो आप लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई करेंगे, उसके बाद जब आउटपुट आएगा तो उसके ऊपर आपने क्या करना है, बाइट सब्स्टिट्यूशन लगानी है। ठीक है, बाइट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि एस बॉक्स को अप्लाई करना है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कैसे एस बॉक्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वेरी वेरी इजी, बहुत आसान, बहुत ही आसान। ठीक है, 100 से भी ज्यादा। करना क्या है कि ये जो आपकी एक एक बाइट है ना, ये रिप्लेस हो जाएगी एस बॉक्स की एक वैल्यू से। ठीक है, मतलब 20 के अगेंस्ट एक वैल्यू हम एस बॉक्स से लेके उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे, फिर 46 की जगह पे एक वैल्यू एस बॉक्स से रिप्लेस कर देंगे, फिर 75 की जगह पे आपने एस बॉक्स से लेके वैल्यू, और फिर 67 की वजह से। अब क्वेश्चन ये है किस तरह से रिप्लेस करनी है। तो ये जो आपके पास जो पहली जो वैल्यू होगी वो आपके पास रो को रिप्रेजेंट करेगी, जो सेकंड वाली वैल्यू होगी वो कॉलम को करेगी। जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारे पास एस बॉक्स गिवन होगा वो 16x16 का आपके पास समझ लें, मैट्रिक्स समझ लें या लुकअप टेबल समझ लें, एक ही बात है। ठीक है, इसका मतलब ये है वो आपके पास 16x16 का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो 2 0 का मतलब ये है कि सेकंड रो एंड 0th कॉलम, सेकंड रो एंड 0th कॉलम, उसके ऊपर जो एंट्री लिखी होगी, सेकंड रो और 0 कॉलम के ऊपर जो एंट्री लिखी होगी वो आपने रिप्लेस करनी है। तो हम देखते हैं वाकई यही लिखी हुई है, लेट वी चेक दैट। हम उसको देखते हैं कि क्या जो हमारे पास एस बॉक्स है उसकी वैल्यू जो है हम अप्लाई करके देखते हैं, क्या ऐसे ही है। तो हमने देखा कि हमने अप्लाई करना है अभी सेकंड रो, 20 हमारे पास पहली एंट्री थी। ठीक है, तो 20 को हमने अप्लाई करना है, मीन दैट एस बॉक्स पे। तो 20 का 2 आपने लेना है, 2 रो को रिप्रेजेंट करता है और 0 कॉलम को। तो यहाँ पे देखें ये 2, ये 2 का मतलब है सेकंड रो। ठीक है, तो इसकी बात कर रहे हैं, 2 जहाँ पे लिखा हुआ है ये अपने काउंटिंग 0 से स्टार्ट की हुई है, क्योंकि हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर ये सारा टेबल है। तो हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर ये नंबरिंग दी हुई है, ये एक्स एक्स वैसे नोटेशन लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली जो है वो दो दो बाइट्स के, तो ये आप नाम भी लिखे तो इट्स ओके, 0 1 2 3 इस तरह भी लिख लें, इट्स ओके। तो इस वहां पे भी देखें 0 से लेके एफ तक है हमारे पास हेक्साडेसिमल, 0 से लेके एफ तक होती है। तो यहाँ पे भी रोज जो है 0 से लेके एफ तक है और 0 से लेके एफ तक कॉलम्स हैं। ठीक है, तो 16 आपके पास जो है वो रोज हैं और 16 कॉलम है। तो हमारे पास 2 जो है, 2 का मतलब ये है कि 2 वाली रो। ठीक है, सेकंड रो ना कहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम सेकंड रो मोस्टली जो अकाउंटिंग के अंदर हम यूज करते हैं उसको हम इस रो की बात करें कि फर्स्ट रो सेकंड रो, ये नहीं। 2 0 का मतलब है 2 वाली रो, जहां पे 2 लिखा हुआ है वो वाली रो, और 0 लिखा हुआ है यहाँ पे 0 वाला कॉलम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, यहाँ से ये भी एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप क्योंकि 0 से स्टार्ट की हुई है काउंटिंग, इसलिए आपके पास जो 2 वाली रो होगी वो थर्ड रो होगी। ठीक है,
तो जीरोथ कॉलम भी तो उधर से कह रहे हैं, तो जीरोथ कॉलम का मतलब ये है फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो इसका मतलब ये वो जो जहाँ पे एंट्री लिखी होगी तो वो आपके पास सामने आई हुई है B7, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल के अंदर ये स्मॉल में लिख दें या कैपिटल में लिखते हैं, बी कुछ जगह के ऊपर कैपिटल में लिखा जाता है, कुछ में स्मॉल में लिखा जाता है, तो ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ये स्मॉल भी लिखा हुआ है या कैपिटल भी लिख लें, एक ही बात है। तो यहाँ पे जो वैल्यू इधर से ये रो होगी और ये कॉलम होगी, वो आपने वहां पे वैल्यू आपने रिप्लेस कर, फाइन। देन आपके पास ये जो यहाँ पे देखें, ये आपके पास 20 का B7 लिख दिया, तो सेकंड रो और 0 कॉलम जो है वो आपने लिख देना है। इस तरह से ये आपके पास जो एस बॉक्स होता है ये ऑफ कोर्स गिवन होता है, आपको इतना लंबा चौड़ा टेबल को याद रखने की जरूरत नहीं है कि आप ये कि इसको याद रखें कि हम जो है इधर से जो है वो इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इट मीन दैट ये चीजें गिवन होती हैं। एस बॉक्स हमने 16 क्लास 16 का एस बॉक्स गिवन टेबल होता है, और ये चीजें हमें जिस तरह की टेबल मैंने कहा गिवन है, एस बॉक्स भी आपको गिवन है। तो ये 20 का मतलब ये है कि एस बॉक्स के अंदर सेकंड रो और 0 कॉलम, सेकंड रो और 0 कॉलम। तो इट मीन दैट यहाँ पे ये लिखा हुआ है B7, तो मैंने आपसे यही कहा कि बी स्मॉल लिख लें कैपिटल लिख लें, मैटर नहीं करता है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल के अंदर बात कर रहे हैं। तो B7 लिख लें, स्मॉल बी या कैपिटल बी, हेक्साडेसिमल के अंदर उसकी सेम वैल्यू, क्योंकि हमें पता है कि हम ये काम ही हेक्साडेसिमल में लिख रहे हैं। तो हेक्साडेसिमल में हमें पता है बी की वैल्यू 11 है, ठीक है। तो वो बी की वैल्यू 11 ही रहनी है, ठीक है, इसलिए मैटर नहीं करेगा स्मॉल है या बी। वैसे जो है वो आपके पास कैरेक्टर जब वो लिखेंगे उसके अंदर हम यूज कर, उसके अंदर डिफरेंट आएगा। जब हम इसकी बात कर रहे थे हमारे पास जिस तरह प्लेन टेक्स्ट था पीछे हम देखा, लेकिन यहाँ पे आप हेक्साडेसिमल में लिख रहे हैं तो सिंपली 20 का क्रॉसपोंडिंग B7 आ जाएगा। अगला देखते हैं, एक और एंट्री में एक्सपेरिमेंट करा के देखता हूँ। 4-6 के क्रॉसपोंडिंग ये 5A कैसे लिख ली है, ठीक है। फोर्थ रो है, 6th कॉलम है आपके पास, फोर्थ रो 6 कॉलम, ठीक है। तो एस बॉक्स देखते हैं, फोर्थ रो 6 कॉलम, फोर्थ रो 6 कॉलम के अंदर देखते हैं, फोर वाली रो 6 वाला कॉलम, 4 वाली रो और 6 वाला कॉलम, ये आपके पास 4 वाली रो है, ठीक है। ये आपके पास 6 वाला कॉलम, ये वाला 6 वाला कॉलम है, ठीक है। और ये आपके पास 4 वाली रो है, इसका मतलब ये आपके पास एंट्री आ रही है 5A, फोर्थ रो, 4 वाली रो जहाँ पे 4 लिखा हुआ है वो वाली रो, और 6 जहाँ पे लिखा हुआ है वो वाला कॉलम, ठीक है। तो उसके क्रॉसपोंडिंग आपके पास एंट्री आ रही है ये 5A, ठीक है, 5A, ठीक है। तो इसका मतलब ये है वहां पे हमारे पास 5A होना चाहिए। 5A देखते हैं, वाकई 5A ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यस इट इज 5A। फिर 75 है, तो 75 को भी इसी तरह से सेवंथ वाली रो और 5th कॉलम, ठीक है, ठीक है। तो जहां पे 7 लिखा होगा वो वाली रो देखनी है, और जहां पे 5 लिखा होगा वो वाला कॉलम देखना है, टेबल देखना है वो उस टेबल को, ठीक है। मतलब लुकअप टेबल से हमने 7th वाली रो और 5th वाला कॉलम देखना है, उसके क्रॉसपोंडिंग जो वैल्यू होगी वो होगी 9D, ठीक है। अगर मजीद कहते हैं तो मैं चेक करवा देता हूँ। 7th वाली रो और 5th वाला कॉलम, ठीक है, 7 वाली रो और 5 वाला कॉलम, ये 7 वाली रो आ गई, ठीक है, और ये 5 वाला कॉलम आ गया, ठीक है। ऊपर देखें ये 5 वाला कॉलम आ गया, ठीक है, और 7 वाली रो आ गई, जहाँ पे 7 लिखा हुआ है वो आपके पास ये, और 5 का, तो ये आपके पास एंट्री है, दिस इज 9D, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपने किससे रिप्लेस कर देना है, 9D से रिप्लेस कर देना है, तो ये 9D आ गया। सिमिलरली 6-7 को आपने 6 वाली रो और 7 वाला कॉलम देखना, ठीक है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगी 85। एस बॉक्स से जब वैल्यू देखेंगे सेम वहां पे आ जाएगी। देन नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, एडिंग राउंड कांस्टेंट, ठीक है। राउंड कांस्टेंट हमने ऐड करना है, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो पहले ये जो एक कांस्टेंट है, फिक्स कांस्टेंट है, वो हम इसके अंदर ऐड करते हैं, इस ब्लॉक के अंदर हम ऐड करते हैं। उसकी देखिए पहली पोजीशन के अंदर जो एंट्री है वो सिर्फ चेंज है, बाकी सारी जीरो होंगी, ठीक है।
बाकी सारी एंट्रीज क्या होंगी, वो 0 होंगी। ये 2-2 0 इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम हेक्साडेसिमल के अंदर बात कर रहे हैं। जब हेक्साडेसिमल के अंदर बात करते हैं तो हम 2 डिजिट्स लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हर एक जो डिजिट होता है हमारे पास एक जो वो एक निबल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसके अंदर 4 बिट्स होती हैं, ठीक है। तो 4-4 बिट्स मिलके वो आपके पास 8 बिट्स, क्योंकि अगर आप एक 0 लिख बैठेंगे तो हो सकता है इसके साथ क्योंकि एक्सॉर ना हो, क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास 5 के क्रॉसपोंडिंग 4 बिट्स होंगी, ए के क्रॉसपोंडिंग भी 4 बिट्स होंगी, तो आपके पास टोटल 8 बिट्स हैं। तो यहाँ पे तो अगर एक 0 लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो, इसका मतलब ही यही होगा कि वो आपके पास 4 बिट्स होंगी, तो उसके साथ एक्सॉर नहीं हो सकेगा। तो उसका ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि हेक्साडेसिमल के अंदर 2 डिजिट्स की बात करते हैं, तो उसके अंदर 8 बिट्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से ये लिखा हुआ है। तो ये बाकी जो तीनों एंट्रीज है वो 0-0 ही रहेंगी, ये बिल्टन है पहले से ही रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हर राउंड के अंदर राउंड कांस्टेंट चेंज होगा। फर्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पे 0-1 ऐड करेंगे, ठीक है। सेकंड राउंड के लिए अंदर फिर डिफरेंट राउंड कांस्टेंट है, ठीक है, 0-2 है। थर्ड राउंड के अंदर डिफरेंट है, फोर्थ राउंड के अंदर डिफरेंट है, हर राउंड के अंदर डिफरेंट राउंड कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके पास इसको इसके साथ जस्ट ऐड करना है, मतलब अग्जॉर करना है। तो वो अग्जॉर सिर्फ B7 के साथ ही होगा, बाकी ये जो 5A 9D 85 के साथ कोई नहीं, क्योंकि जब ये आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, ये भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो पहले वाले के साथ एग्जॉर होगा, बाकी वाला तो एस्टेज रहेंगे क्योंकि 0 है। तो ये देखिए 5A 9D 85 उसी तरह रहा है, तो B7 01 के साथ एग्जॉर होगा। ये B7 का मतलब क्या है, B7 का मतलब ये है कि आपके पास B के क्रॉसपोंडिंग 4 बिट्स हैं, 4 बाइनरी बिट्स हैं, 7 की क्रॉसपोंडिंग भी 4 बाइनरी बिट्स हैं। तो मतलब ये, इसको हेक्साडेसिमल को आप बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लें और इसके साथ क्या कर लेंगे, एक्सॉर कर लेंगे। यहाँ पे 0 के क्रॉसपोंडिंग फिर 4 0 आ जाएंगी, 1 के क्रॉसपोंडिंग आपके पास क्या आ जाएगा, 0 0 0 1, ठीक है। तो 8 बिट्स ये हो जाएंगी, 8 बिट्स इसकी होंगी, उनको आपस में एक्सॉर करेंगे, उनको आपस में क्या करेंगे, एक्सॉर करेंगे। जो आंसर आएगा ऑफ कोर्स बाइनरी के अंदर ही आएगा, उसको दोबारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो तब ये B6 लिखा है। ऐसे नहीं है कि 7 में से 1 निकाल दिया तो 6 लिख लिया, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे लिखा आएगा, ठीक है, उसको क्या करना है, इसके साथ एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। ये भी हेक्साडेसिमल में है, ये भी हेक्साडेसिमल में है, ठीक है, ये दोनों हेक्साडेसिमल में है। तो पहले हम इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी याद रखें हेक्साडेसिमल को हम बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 8 बिट्स आती हैं, ठीक है। तो 8 बिट्स इसकी होंगी, बाइनरी बिट्स 8 बाइनरी बिट्स इसकी होंगी, 8 बाइनरी बिट्स इसकी होंगी, तो हम उसको बिट एग्जॉर करेंगे। इसका मतलब ये है कि जस्ट हम क्या कर लें कि उसकी जो है वो सिंपली आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, आप हेक्साडेसिमल से जिस मर्जी मेथड से आप उसको बाइनरी बिट्स के अंदर कन्वर्ट कर ले। तो जस्ट इसको इसके साथ एग्जॉर करना है, तो आपके पास जी वाली वैल्यूज आ गई, ठीक है, मतलब G(W3) आ गया, जी फंक्शन कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो जी फंक्शन कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, ठीक है, कि सिंपली जस्ट हमारे पास एक पहला स्टेप के अंदर सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट है, देन जो है वो एस बॉक्स अप्लाई करना है जैसे हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर एडिंग राउंड कांस्टेंट है, तो हम हर राउंड का कांस्टेंट उसका ऐड करेंगे, ठीक है। इन जनरल जो है वो जो राउंड कांस्टेंट होता है वो एक्चुअली यहाँ पे आपको कुछ जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, कि हर राउंड का जो कांस्टेंट क्या ये इसी तरह ही होगा, 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5, इस तरह से नहीं है जैसे आप शायद सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि शायद दूसरा राउंड निकालेंगे तो 0-2 ही ऐड करेंगे, ठीक है। हो सकता है 0-2 ही आए, लेकिन आफ्टर कैलकुलेशन, ठीक है, आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन हो सकता है वही आ जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि मतलब मैं अगर आपसे कहूँ कि फोर्थ राउंड के लिए 0-4 ऐड करेंगे तो ऐसा नहीं है, फिफ्थ राउंड के लिए 0-5 ऐड करेंगे तो ऐसा नहीं है, ठीक। हर राउंड का राउंड कांस्टेंट अलग होगा, ठीक है। वो हो सकता है वो राउंड वाला भी आ जाए, लेकिन इट डिपेंड्स, वो फिक्स है कुछ वैल्यूज, ठीक है, तो उसके मुताबिक कहेंगे। और वो फार्मूला क्या है, वो है x की पावर i-1। कोई भी राउंड है, किसी भी राउंड के लिए आपने अगर राउंड कांस्टेंट फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या होता है, फार्मूला क्या है, x की पावर i-1। रिमेंबर इट ऑलवेज, ठीक है। x की पावर i-1 जो होता है वो राउंड कांस्टेंट होता है। ये x की पावर i-1 क्या चीज है, एक्चुअली i जो है राउंड को रिप्रेजेंट करता है। अगर फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है i की जगह 1 पुट करेंगे,
आई की जगह पे अगर 1 पुट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि 1 माइनस 1 0, एक्स की पावर 0 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये उस वजह से 1 आया है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ सेकंड राउंड की बात करते हैं, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या है आपके पास, 1 आ जाएगी। तो एक्स की पावर 1, तो ये जो एक्स है ना, ठीक है, ये जो आपके पास आएगा ये राउंड कांस्टेंट है। लेकिन अब क्वेश्चन ये एक्स है, ये नंबर की फॉर्म में कैसे बात बता रहे हैं, ये जो एक्स की बात बता रहा हूँ उसको आप लिखेंगे बाइनरी के अंदर, मतलब ये कि उसको आप बाइनरी फॉर्म के अंदर लिखें। तो बाइनरी फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो अगर हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पोलिनोमियल की डिग्री, ठीक है। तो हम अगर स्टार्ट से शुरू करें तो हम ये उसकी कोई भी अगर पोलिनोमियल है उसको बाइनरी के अंदर लिखना है, तो हम स्टार्ट करते हैं 0 से, पहले कांस्टेंट, फिर एक्स की पावर, फिर एक्स का कोफिशिएंट, फिर एक्स स्क्वायर का, फिर एक्स क्यूब का, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर राइट साइड से हम स्टार्ट करें तो अब अगर मैं कह रहा हूँ सेकंड राउंड की बात कर रहा हूँ, तो एक्स की पावर क्या होगी, 1 आई है। एक्स की पावर 1 के लिए मेरे पास जो पोलिनोमियल होगा वो होगा 1 0, क्या होगा, 1 0, ठीक है। तो 1 0 होगा, तो इसका मतलब क्या है, 1 0 तो मेरे पास जो है वो टोटली बाइनरी के अंदर है, वो 10 नहीं लिखूंगा। ये मैंने यहाँ पे आपको कहा है कि ये वाले जो नंबर हैं ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ 01, तो 1 0 होगा, तो 1 0 का फिर क्या लिखूंगा मैं, हेक्साडेसिमल, तो मेरे पास क्या आएगा, वो 02 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो इस तरह से हर राउंड का कांस्टेंट हम अलग अलग निकालेंगे। उसको मजीद हम जो है फर्दर एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखेंगे उसके क्या कौन से जो है वो राउंड कांस्टेंट है। तो वो मेन आपने फार्मूला यही याद रखना है कि किसी भी राउंड का अगर कांस्टेंट निकालना है तो आपने x की पावर i माइनस 1 का फार्मूला यूज करना है, i की जगह पे वो वैल्यू पुट करनी है, जो आपके पास वो वेरिएबल आ जाएगा, उस जो पोलिनोमियल आ जाएगा आपके पास, उसको क्या कर देना है आपने, बाइनरी के फॉर्म में लिख देना है, या समझ लें उस पोलिनोमियल को आपने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर लिख देना है। तो बाइनरी को पोलिनोमियल के अंदर और पोलिनोमियल को बाइनरी के अंदर कैसे लिखते हैं, सिंपली हमारे पास ये वे होता है कि 8 डिग्री का पोलिनोमियल्स क्योंकि एईएस के अंदर हम यूज करते हैं एक्चुअली, तो हम 8 जो बिट्स होती हैं उसको हम उस फॉर्म के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो तरतीब हमारी यही होती है, सबसे पहले जो है वो यहाँ पे 8 डिग्री का पोलिनोमियल का 8 डिग्री का पोलिनोमियल तो आएगा नहीं, 7 डिग्री का पोलिनोमियल का कोफिशिएंट, फिर 6 डिग्री का, फिर 5th डिग्री का, हम जो है वो लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस तरह से बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को पोलिनोमियल की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एईएस है इसमें गैल्वा फील्ड 256 यूज होती है, और हमने पीछे गैल्वा फील्ड के लेक्चर्स के अंदर देखा हुआ है कि जनाब गैल्वा फील्ड 256 के अंदर 8 डिग्री का पोलिनोमियल यूज करते हैं। तो 8 डिग्री का पोलिनोमियल जो हम यूज करते हैं, तो इस वजह से हमारे पास हमें पता है कि अगर गैल्वा फील्ड के अंदर 8 डिग्री का पोलिनोमियल यूज करते हैं तो उसमें 7 डिग्री से बड़ा कोई भी उसका एलिमेंट नहीं आ सकता। 7 डिग्री से 7 डिग्री तक हमारे पास उसके पोलिनोमियल आ सकते हैं, 7 डिग्री से बड़ा नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास जो प्रिमिटिव इररेड्यूसिबल पोलिनोमियल होगा वो 8 डिग्री का है। तो वो ये भी एक रीजन होती है कि हमारे पास वो हर एक जो बाइट होती है, ठीक है, उसको हम पोलिनोमियल की फॉर्म के अंदर लिखते हैं, या हमारे पास अगर बाइनरी की फॉर्म में लिखा हुआ तो उसको हम पोलिनोमियल की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अभी आपको बात बता रहा हूँ, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनाब एक्स स्क्वायर आपने शुरू में लिख देना। एक्स स्क्वायर का मतलब ये है पहले कांस्टेंट राइट साइड से बात कर रहा हूँ, तो कांस्टेंट पहले कांस्टेंट का कोफिशिएंट 0 हो गया, एक्स का कोफिशिएंट भी 0 हो गया, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब ये है 100, ठीक है। तो आपके पास 100 से पहले अब 50 भी होंगी, तो इट मीन दैट ये 100 जो होगा ये इस टाइम बाइनरी के अंदर है। तो बाइनरी को जब हेक्साडेसिमल में फाइंड करेंगे, तो कन्वर्ट करेंगे, तो वो जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे कह रहे हैं एडिंग राउंड कांस्टेंट, फाइन। तो इसका मतलब ये यहाँ पे इसके मुताबिक जो है एडिंग राउंड कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो हर राउंड का अलग राउंड कांस्टेंट होगा, जैसे मैंने पहले अर्ज की कि x की पावर i माइनस 1 को हमने यूज करना है, ठीक है, x की पावर i माइनस 1 को यूज करते हुए राउंड कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। तो x की पावर i माइनस 1 कैसे यूज करनी है, मतलब यही है कि जो राउंड होगा i की जगह पुट कर देना है, और वो जो पोलिनोमियल होगा उसको बाइनरी की फॉर्म में लिख देना है,
और वो जो बाइनरी नंबर बनेगा उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये हमारा मैकेनिज्म रहेगा। ठीक है, अगर मैं आपको कोई और राउंड कांस्टेंट किसी और का दिखाना चाहूँ, मैं देखता हूँ कोई और भी आपको दिखा दूं जरा, ताकि मजीद चीजें क्लियर हो जाए। ओके, ये देखिएगा जरा। ये राउंड 2 के लिए 02 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, राउंड 2 के लिए राउंड कांस्टेंट है 02 हम ऐड कर रहे हैं। 02 जैसे मैंने आपको कहा राउंड 2 के लिए। राउंड 3 के लिए 03 नहीं है, राउंड 3 के लिए 04 है। ये 04 मैंने आपको बताया कि बेटा ये आपने याद रखना है, ये 04 आपके पास हेक्साडेसिमल के अंदर है, रिमेंबर इट। ठीक है, ये आपके पास 04 जो है ये हेक्साडेसिमल के अंदर है। ठीक है, तो पहले आपने जो है वो पोलिनोमियल्स को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है, बाइनरी को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करके फिर इधर लिखना है। आगे जो है वो यहाँ पे ही बच्चों की मिस्टेक होती है, राउंड कांस्टेंट वो 3 की जगह, यहाँ पे 4 की जगह 3 लिख बैठते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए फोर्थ राउंड है, तो फोर्थ राउंड के लिए जो है वो 08 आया हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब यह है, अगर मैं 8 की बात करूं, अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि मुझे फोर्थ राउंड का कांस्टेंट चाहिए, फोर्थ राउंड का कांस्टेंट चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, x की पावर क्या होगी 4 - 1, x की पावर 4 - 1, तो x की पावर जब 4 - 1 होगी तो इसका मतलब ये x की पावर 3 होगी। अब x की पावर 3 है तो मेरे पास क्या होगा, जो उसका जो उसकी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी x की पावर 3 की, तो वो मेरे पास होगी राइट साइड से। अगर मैं बात करूं उसको मैं लिखना शुरू करूं, कांस्टेंट का कोफिशिएंट 0, x का कोफिशिएंट 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट सॉरी x कांस्टेंट का कोफिशिएंट 0, x का कोफिशिएंट भी 0, x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0, और x क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा वो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो नंबर आएगा बाइनरी, इसको सिंपली जस्ट आपने हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लेना है, तो जो आपके पास आउटपुट आएगा वो आपके पास वो यहाँ पे लिख लीजिए हर राउंड के क्रॉसपोंडिंग। तो राउंड 3 की बात करें या राउंड 4 की बात करें तो वो आपने नंबर लिख देना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सिंपली जस्ट उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा, कि जिस भी राउंड की कैलकुलेशन निकाल रहे हैं वो राउंड कांस्टेंट हम इस तरह से ही ऐड करेंगे। फाइन, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर राउंड का कांस्टेंट अलग अलग होता है और रूल यही रहना है, हुआ वो फोर्थ राउंड है, हुआ फिफ्थ राउंड है, हुआ सिक्स राउंड है, फार्मूला यही रहना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बात करते हैं कि ये क्वेश्चन ये राइज होता है कि 04 कैसे आ गया, चलें एक मैं ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने की, ये 04 कैसे आया। ठीक है, हाउ वी कंस्ट्रक्टेड 04 फॉर राउंड कांस्टेंट 3। ठीक है, तो हम जो है वो राउंड कांस्टेंट 3 के लिए हमने फर्स्ट राउंड के लिए तो हमें पता है, चलो तुक्का लगा लिए 01 भी चलो खैर है, कह दें राउंड 2 के लिए 02, राउंड 3 के लिए 04 कैसे आ गया। तो मैंने कहा राउंड 3 है, तो इसका मतलब ये है कि आपने x की पावर i-1 फार्मूला है। ठीक है, तो अब राउंड 3 है, i की जगह 3 पुट कर दें, i की जगह जब 3 पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, तो आपने x स्क्वायर को आपने बाइनरी के अंदर पहले लिखना है। ठीक है, x स्क्वायर को जब बाइनरी के अंदर लिख लेंगे तब आपने उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब x स्क्वायर की बाइनरी क्या होगी, ठीक है, x स्क्वायर की हमारे पास बाइनरी जो होगी वो हम देखते हैं। ठीक है, देखें x स्क्वायर है, अब क्वेश्चन ये है कि x स्क्वायर की जगह पे 4 कैसे आया होगा। ठीक, उसको मैं आपको जरा बताता हूँ। ये मेरे पास जो है वो हेक्सा से हम करते हैं बाइनरी टू हेक्सा। हम उसकी कन्वर्जन कर लेते हैं। ये देखें, मैंने आपसे ये जिक्र किया कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, मेरा टारगेट ये है बाइनरी से हेक्सा करना। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपके पास
आपके पास है एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है 0, यहाँ पे उसकी अगर बाइनरी लिखनी है, एक्स स्क्वायर है तो 0 0 0 0, ये आपके पास आ गई 4 टाइम्स 0 है, ठीक है। और यहाँ से आप अगर आप ये आ जाएगा, और ये एक्स, ये देखें अगर आप स्टार्ट से लिखना शुरू करें, ठीक है, एक्स स्क्वायर तक का लिखना है तो पहले एक्स 7 से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्स 7 से बड़ा कोई भी पोलिनोमियल नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। तो क्योंकि गैलोवर फील्ड 256 की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो है वो 8 डिग्री का प्रिमिटिव इररेड्यूसिबल पोलिनोमियल होता है। तो हम हमारे पास जो गैलोवर फील्ड के एलिमेंट्स है वो 7 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। 7 डिग्री का कोफिशिएंट, 6 डिग्री का कोफिशिएंट 0, फिर 5 डिग्री का, फिर 4 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, एक्स स्क्वायर का हो गया, ठीक है। फिर एक्स का हो गया, फिर ये कांस्टेंट हो गया, तो ये 3 और 3 6 और 2 8 हो गई। तो ये मेरे पास क्या है, आपके पास जो ये मेरे पास आ गया कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू कन्वर्जन फ्रॉम पोलिनोमियल टू बाइनरी, ठीक है। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर मैंने पोलिनोमियल को लिखा है जस्ट, ठीक है, वेरी इजी, कि जस्ट आपने 7 से स्टार्ट करना है और जहां पे आ जाएगा जो भी आपके पास, ये 1 ही इंक्रीज होता जाएगा हर राउंड कांस्टेंट के लिए। जिसको इसको कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए कि आपके पास क्या आया, आउटपुट क्या आया, क्या आया, 4 आया। तो इसका मतलब ये है कि राउंड कांस्टेंट वो जो 4 लिखा हुआ है राउंड 3 के लिए, वो इस तरह से लिखा हुआ है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। कि राउंड कांस्टेंट मैंने आपको बता दिया कि आपके पास x की पावर क्या लिखना होता है, i-1, तो i-1 जो भी आएगा उसका आपने यहाँ पे पोलिनोमियल लिख लेना है, उस पोलिनोमियल के क्या करने हैं, कोफिशिएंट्स को फॉर्म के अंदर लिखना है, ठीक है। उसको कोफिशिएंट्स जो है वो जो होगा वहां पे 1 लिख देंगे, और बाकी जो है सारे कोफिशिएंट 0 आ जाएंगे, ठीक है। और इसके ये 8 डिजिट्स होंगे। तो आप जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट कर लें या असेंडिंग से स्टार्ट कर लें, वट एवर यू वांट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 4 आ जाएगा। तो हर राउंड के लिए एक्चुअली हमने इस तरह से ही देखना है कि हमारे पास कोई भी मैकेनिज्म है, कोई भी मेथड है, हम उसको हर राउंड के अलग अलग कांस्टेंट आ जाएगा, फाइन। तो यहाँ पे हमने देखा कि हर राउंड का कांस्टेंट अलग अलग है। तो ये मैं बात वाज़ेह करना चाह रहा था कि ये कहीं याद ना कर रटा लगा लें कि आपने हर राउंड का कांस्टेंट एक ही ये 01 02 03 ऐसा नहीं है। तो हमने देखा कि थर्ड राउंड के लिए 04 कैसे आता है, ठीक है। तो जस्ट हमने x की पावर i-1 फार्मूला यूज करना है, ठीक है। और उस फार्मूले को यूज करते हुए हमने जस्ट उस पोलिनोमियल को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर लिखना है। जब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर उस पोलिनोमियल को लिख लेंगे, उस बाइनरी को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है और वो यहाँ पे लिख देना, फाइन। तो दिस इज एड राउंड कांस्टेंट, ठीक है। तो अब उसके बाद इसको ऐड कर लेना, ठीक है। तो एक्चुअली तो हकीकत में तो अभी जब ये बाइनरी के अंदर ही होता है तो तब ही ऐड करके ही इधर लेके आए, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है तो वो क्योंकि ये भी हेक्साडेसिमल में, ये भी हेक्साडेसिमल में, इस वजह से हम इसको यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। तो हर राउंड कांस्टेंट को हम इस तरह से ही कैलकुलेट जो है वो करेंगे। जितना भी हमारे पास कोई भी आएगा तो हर राउंड के लिए हम सेम मेथड से हम उसको कैलकुलेट करेंगे, फाइन। अब ये हमारे पास आ गया राउंड कांस्टेंट ऐड करने के बाद, तो ये जी फंक्शन आ गया। जब जी फंक्शन हम कैलकुलेट करेंगे तो जी फंक्शन हमारे पास आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे, W4 अब कैलकुलेट कर लेंगे। अब तो बड़ा आसान सा काम है कि सिंपली W4 हमारे पास किसके इक्वल होता था, ठीक है, W0 प्लस GF W3, ठीक है। तो क्योंकि हमें जी फंक्शन जब निकाल लिया तो मैंने आपको कहा था पहले ब्लॉक के साथ उसको एक्सॉर करना है, ठीक है। तो जो हमारे पास जो उसका मैकेनिज्म था, जो उसकी जो तरतीब थी, वो आपको बताया था कि इसमें क्या था, जस्ट ये देखें यही मैकेनिज्म हम जिसकी बात कर रहे थे कि जी फंक्शन कैलकुलेट करना है W3 की मदद से। जैसे हमने देखा कि जी फंक्शन के अंदर 3 स्टेप्स थे, तीनों को हमने उसको एग्जाम्पल के साथ देखा कि किस तरह से जी अप्लाई होता है। देन हमने वो जो आउटपुट आया है उसको W0 के साथ एक्सॉर करना है, तो हमारे पास W4 आ जाएगा, पहला ब्लॉक आ जाएगा नेक्स्ट की का,
ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि उसको हम उसके साथ एक्सॉर करते हैं। ये जब आपके पास यहाँ पे W0 तो आपको पहले ही ये गिवन है, GFW3 आपके पास आ गया, जस्ट इसको इसके साथ एक्सॉर करना है। ठीक है, तो एक्सॉर के मीनिंग आपको आते हैं, बिट एक्सॉर करना है। ठीक है, तो ये वाली पहली जो आपके पास एंट्री है, ये पहली एंट्री के साथ एक्सॉर होगी, दूसरी दूसरी के साथ, तीसरी के साथ, चौथी चौथी के साथ। या सेम सादा जबान के अंदर यही है कि बेटा आपने क्या करना है, इसकी आपने 16 जो है वो जो है आपके पास समझ ले, हर एक के क्रॉसपोंडिंग आसान जबान के अंदर आप इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लें और सिंपली उसको एक्सॉर कर लें। ठीक है, तो हर एक को आपने जो है वो एक एक एंट्री को आपने जो है वो क्रॉसपोंडिंग एंट्री को आपने बिट एक्सॉर करना है। ठीक है, या मैं आपको मजीद आसान अगर जबान के अंदर एक्सप्लेन करूं तो ये 54 के क्रॉसपोंडिंग आपके पास 8 बिट्स आएंगी, B6 के क्रॉसपोंडिंग आपके पास 8 बिट्स आएंगी, इनको आपस में एक्सॉर करना है, जैसे ये सामने आपके सामने लिखा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास 54, ठीक है, और 54 का आपके पास 5 की बाइनरी आ गई, फिर 4 की आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से भी होता है। हेक्साडेसिमल को मजे की बताओ बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने का एक ये भी तरीका होता है, पहली को अलग 4 में बिट्स में कन्वर्ट कर लो, अगली 4 को अलग कर लो, तो आपके पास हेक्साडेसिमल की बाइनरी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई जनाब 54 की और B6 की, ये B की आपके पास आ गई। ठीक है, और ये आपके पास 6 की आ गई। तो जस्ट आप इनको एक्सॉर कर रहे हैं, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री को जस्ट ऐड कर रहे हैं विद मॉड 2 ऑपरेशन। तो 0 + 0, 0 + 1 1, 1 + 1 0, 0 + 0 0, 1 + 1 0, सिंपली जस्ट हमने एंट्री को ऐड कर लिया। तो ये मेरे पास आउटपुट आ गया बाइनरी का। तो बाइनरी से मैंने दोबारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में एक तो आप ऑनलाइन कैलकुलेटर है, टूल है, उसको यूज कर लें। अगर ऑनलाइन टूल नहीं यूज करना चाहते, मैनुअली करना चाहते हैं, तो ये आप देखें 10 है, तो 10 ये पहली जो राइट साइड वाली 4 है, वो उसको अलग आप उसको जो है वो कन्वर्ट कर लें डेसिमल के अंदर, तो और इस ये जो दूसरी 4 है उसको अलग डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लें। तो एक्चुअली जो है वो हमारे पास वो जो 10 11 12 13 14 15 के क्रॉसपॉन्डिंग है, वो हम ABCDEF लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे ई लिखा गया है, क्योंकि हमने हेक्साडेसिमल के अंदर लिखने हैं, या डायरेक्टली ये 8 बिट्स जैसे मैंने ऑनलाइन वो कैलकुलेटर निकाला था उसकी मदद से हम वहां पे रिप्लेस करें और सिंपली जस्ट इसको आप जो है वो हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लें, तो हर एंट्री के क्रॉसपॉन्डिंग ये चीज आ गई। फाइन। अब जब ये सारी चीजें आ गई, इसका मतलब ये है कि आपने क्या कर लिया यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है वो हेक्साडेसिमल जरूरत नहीं है कि आपको यहाँ पे हेक्साडेसिमल को चेंज करने की, आप पहले एक्सॉर करके इधर लिखें तब भी कोई इशू नहीं है। मतलब मैंने यहाँ पे जैसे लिखा है ना कि एडिंग राउंड कांस्टेंट के बाद यहाँ पे इसको हेक्साडेसिमल में लिखा है, तो कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली बाइनरी के अंदर ही रहने दें तब भी ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन। ठीक है, क्योंकि हमें जरूरत तो अभी है, अभी क्योंकि अभी हमने एक्सॉर करना है। ठीक है, तो बाइनरी के अंदर जो है वो रहने दें कैलकुलेशन के लिए, तो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो लगन अगर जस्ट मैं ये कह रहा हूँ कि सिंपली जस्ट आपको एग्जाम में इतना ही आता है, कोई जस्ट ऐड राउंड कांस्टेंट के लिए फलां राउंड के लिए कांस्टेंट निकालें, तो इसका मतलब ये है कि फिर आपको यहाँ पे इसको बाइनरी में नहीं रहने देना, आपने जिस फॉर्म के अंदर वो आपको रिक्वायर्ड आंसर तो उसी फॉर्म के अंदर आपने देना है। इस वजह से बता रहा हूँ कि अदरवाइज जो है वो आप यहाँ पे हमने ये जी फंक्शन हमने हालांकि जाहिर बात है करना तो इसको इसके साथ एक्सॉर है, तो हमने ऑलरेडी हमने इसको आउटपुट जब इसके साथ एक्सॉर किया तो हमारे पास बाइनरी के अंदर ही आउटपुट आया होगा ना, तो बाइनरी के अंदर आउटपुट आया तो इसका मतलब ये हम उसको बाइनरी के अंदर ही रहने दें। क्यों हम एम ए B6 लिखा था, ठीक है, हेक्साडेसिमल में क्यों अंदर क्यों कन्वर्ट किया था। एक्चुअली बाकी जो भी हेक्साडेसिमल में थी, तो ये एक अजीब लगता है जरा बाइनरी बाइनरी के अंदर ना, या सारे बाइनरी के अंदर हो या सारे हेक्साडेसिमल के अंदर हो। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, सारे या तो हेक्साडेसिमल में ले लें या सारे बाइनरी के अंदर ले लें। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन हमने इसी तरह से करनी है कि W4 निकालने के लिए W0 को W3 के साथ एक्सॉर करना है, सिंपली जस्ट एक्सॉर कर देंगे तो वो आपके पास E2 आ जाएगा, मतलब वो जो आउटपुट आएगा उसको मजीद हेक्साडेसिमल में लिख लेंगे। तो इस तरह से 5A है, 5A किसके साथ होगा, 68 के साथ, इधर से सेकंड एंट्री 68,
इधर से सेकंड एंट्री 5 है, ठीक है, इनको आपस में एक्सॉर करेंगे, ठीक है, ऊपर उसकी बाइनरी लिख ली, नीचे दूसरे की बाइनरी लिखी। एक्सॉर में खैर जिसको मर्जी ऊपर नीचे लिखें, मैटर नहीं करता, जस्ट आपने बिट वाइज एक्सॉर करना है मार्क टू ऑपरेशन के साथ, ठीक है। तो जस्ट ये आपके पास 32 आ जाएगा। फिर सेम 9D 61 के साथ एक्सॉर होगी, ठीक है। तो इसको आप ऊपर लिख लें जो है 9D, फिर जो है वो 61 या 61 ऊपर लिख लें और या 9D लिख लें। तो उनको एक्सॉर करेंगे तो आपके पास ये आपके पास बाइनरी आ जाएंगे और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो इसके दोनों तरीकेकार मैंने आपको बताया कि आप राइट साइड वाली 4 को अलग कन्वर्ट कर लें डेसिमल में, लेफ्ट वाली 4 को अलग डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, तो आप इस तरह से उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो या आप डायरेक्टली ऑनलाइन टूल यूज कर लें फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, जस्ट ये बाइनरी लिखेंगे आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपके पास जब आपने कैलकुलेट कर लिया तो देन ये W4 आपके पास आ गया। तो जब W4 आ जाए तो फिर अगले जो आपके पास ब्लॉक निकालना है वेरी इजी हो जाएंगे, क्योंकि W5 क्या होगा, वो W4 और W1 का क्या हो जाएगा, एक्सॉर, ठीक है। क्योंकि हमने उसके फ्लो चार्ट के अंदर देखा था कि जनाब जब हम W4 निकाल लेते हैं तो W5 तो निकालना बहुत ही आसान था, ठीक है, कि जस्ट यहाँ W0 और G को एक्सॉर करने के बाद ये W4 आया था, तो W1 को किसके साथ करना है, W4 के साथ, इधर से W4 और W1 तो क्या आ जाएगा, W5, मतलब सेकंड ब्लॉक आपके पास आ जाएगा। सेकंड ब्लॉक जो जो आपके पास लास्ट ब्लॉक आया हुआ है उसको W1 के साथ एक्सॉर कर देंगे, सिंपल, तो आपके पास W5 आ जाता है, ठीक है। तो इट मीन दैट ये मेरे पास आ गया W6, अगर मुझे फाइंड करना है तो W5 को W2 के साथ एक्सॉर करना है, ठीक है। W5 को तो सिंपली जस्ट हमने क्या किया था, W4 को किसके साथ एक्सॉर किया था, W1 के साथ। तो जो ये आउटपुट आएगा फाइनल, W5 आ चुका है, सेकंड ब्लॉक आ चुका है, जब थर्ड ब्लॉक फाइंड करने जा रहे हैं W6, तो इट मीन दैट W5 को यूज करेंगे। जिस तरह हम न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो एक वैल्यू अगली में यूज करती हैं, इसी तरह ही है कि W4 को W5 में यूज कर रहे हैं, W5 को फिर W6 में यूज कर रहे हैं, W फिर 6 को W7 में यूज कर रहे हैं। मुझे 4 ब्लॉक चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि W6 के अंदर क्या करेंगे, W5 और W अब किसके साथ एक्सॉर करना है, W2 के साथ, क्योंकि 1 के साथ तो ऑलरेडी 4 एक्सॉर हो चुका है, अब 2 की बारी है। W5 को एक्सॉर करेंगे W2 के साथ, तो वो आपके पास आ जाएगा, सिंपली एक्सॉर करना है। और फिर अगर W7 करना है तो W6 मेरे पास फाइनल मेरे पास आउटपुट ये आया होगा W6, तो W6 को किससे कर देना, W3 के साथ, ठीक है। तो W3 जो है वो W6 के साथ एक्सॉर करेंगे, तो ये मेरे पास ब्लॉक आ गया, ठीक है। तो चारों ब्लॉक आ गए, ये मेरे पास पहला ब्लॉक था, इसको उठा के मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। ये मेरे पास दूसरा ब्लॉक आया था, ठीक है। तो फिर मेरे पास फिर ये सेकंड ब्लॉक लिख दिया, ठीक है। फिर W6 जो है वो मेरे पास ये थर्ड ब्लॉक आया, उसको मैंने उठा के जो है वो यहाँ पे ये लिख दिया, ये 4 आ गई। और उसके बाद W7 जो है ये आ गया, तो ये इसको उठा के उसी तरह लिख दिया। तो ये जो 4 के ब्लॉक्स थे मैंने बनाए थे, वो ओरिजिनल की से मजीद मुझे फर्स्ट की के तौर के ऊपर मजीद 4 ब्लॉक्स आ गए। अब अगर मुझे सेकंड की निकालनी है तो मुझे इस की को कंसिडर करते हुए सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। इसी प्रोसेस को रिपीट करना है कि मुझे फिर चार ब्लॉक्स में करना पड़ेगा डिवाइड, सब डिवाइड, इसको एक ब्लॉक, फिर दूसरे को एक ब्लॉक, फिर तीसरे को एक ब्लॉक, फिर चौथे को एक ब्लॉक, ठीक है, बना के W0 W1 W2 का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। या अगर वो आप ये कहते हैं कि ये ऑलरेडी हमने नाम दे दिए हैं, तो इसको W8 से स्टार्ट कर लें, W8 W9 W10 W11 इस तरह से कर लें, वट एवर, जिस तरह आप फिजिबल समझते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म मेथड यही रहना है कि आखिरी ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करते हैं G फंक्शन, देन आपने उसको W पहले ब्लॉक के साथ एक्सॉर करना है, तो आपके पास पहला ब्लॉक आ जाना है। फिर जो आपके पास आउटपुट आया होगा पहला ब्लॉक का, उसको W1 के साथ एक्सॉर करना है, तो सेकंड ब्लॉक आ जाएगा। फिर आपको जो है वो जो आउटपुट आया होगा उसको W2 के साथ, मतलब थर्ड ब्लॉक के साथ आपने एक्सॉर करना है, तो वो अगला ब्लॉक आ जाएगा। फिर जो फाइनल आउटपुट होगा वो लास्ट ब्लॉक के साथ एक्सॉर करेंगे, तो फाइनल ब्लॉक आ जाएगा। तो इस तरह से आपने हर राउंड की इसी तरह से निकालनी है। तो जो आप जब फाइंड करेंगे तो 16 की जो है आपके पास, इस तरह से आप बल्कि 16 सॉरी कह रहा हूँ 10 राउंड कीज आप इसको निकाल लेंगे।
तो लास्ट हमने जो एल्गोरिदम था उसके अंदर 16 राउंड कीज निकाली थी, इसमें क्योंकि 10 राउंड है तो 10 राउंड की निकालेंगे। तो इसका मतलब ये है 10 की 10 राउंड कीज आपने निकाली। राउंड 0 का मतलब ये है कि अभी आपके पास ओरिजिनल की है, ठीक है। फर्स्ट अभी जो है वो राउंड अगले राउंड जो है वो अगले के अगले आपने 10 की 10 निकाल लेनी। तो 10 राउंड्स की जो है आपने फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो जब 10 राउंड्स फाइंड कर लेंगे तो इट मीन दैट कि वो हर जो राउंड के अंदर उसको हम यूटिलाइज करेंगे। तो ये की फाइंड करने का प्रोसेस है, ठीक है। तो आज हमने देखा किस तरह से की कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो है वो मैकेनिज्म को। पहले हमने उसका फ्लो चार्ट देखा कि उसकी वर्किंग देखी, और अब हमने एग्जांपल के साथ उसको देखा कि उसके हर स्टेप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरह से हर स्टेप को जो है वो फाइंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, और हमारे पास हर राउंड की किस तरह से निकाली जाएगी, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है हर राउंड के लिए, एक ही काम है, क्योंकि ये इटरेटिव प्रोसेस है। अगर एक राउंड की अगर आपको समझ आ गई है तो इसका मतलब ये है हर राउंड की आपको समझ आ गई, ठीक है। तो यही इसका मतलब ये है काम है। इसके अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है, सिंपल। यस, चले एक चीज मैं अगेन बता देता हूँ कि ये जो जिन्होंने क्वेश्चन किया कि सर जब हमारे पास राउंड 7 से बड़े आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ राउंड 8 आ जाता है, ठीक है, चलो राउंड 8 में भी हम काम कर लें। राउंड 9 और राउंड 10 के अंदर राउंड कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि भाई राउंड 7 तक तो ठीक है, राउंड 8 तक भी ठीक है, ठीक है। राउंड 8 के अंदर हम एक्स की पावर 7 ले लेंगे, ठीक है, एक्स की पावर 7 ले लेंगे। लेकिन राउंड 9 और राउंड 10 के अंदर क्या है? राउंड 9 और राउंड 10 के अंदर मेरे पास एक्स की पावर 8 होगी और एक्स की पावर 9 होगी। तो जब एक्स की पावर 8 और एक्स की पावर 9 होगी तो तब क्या करना है? जो हमारे पास एईएस का जो पोलिनोमियल होगा, प्रिमिटिव पोलिनोमियल जो होगा हमारे पास, एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, ये जो हमारा स्टैंडर्ड पोलिनोमियल होगा इससे मॉड लेंगे। मतलब एक्स की पावर 8 को इस पे डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर पोलिनोमियल आएगा उस पोलिनोमियल की को क्या करेंगे? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर लिखेंगे, और उस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को हम जो है वो क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल के अंदर। तो जो मेरे पास नंबर आता है वो मेरे पास राउंड कांस्टेंट होगा उस राउंड के लिए। अगर मैं राउंड 10 की बात कर रहा हूं तो राउंड 10 के लिए मेरे पास एक्स की पावर 9 आएगी। एक्स की पावर 9 को क्या करूंगा? उसका मॉड लूंगा इस पोलिनोमियल के साथ, 8 डिग्री पोलिनोमियल के साथ। तो मेरे पास जब मॉड लूंगा तो इसका मतलब यह है वो रिमाइंडर आ जाएगा। जो रिमाइंडर आएगा उसको फिर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर लिखूंगा, और वो जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आएगी उसको फिर हेक्साडेसिमल के अंदर लिख लूंगा, और इट मीन दैट वो मेरे पास उस राउंड का कांस्टेंट आ जाएगा। बाकी अदरवाइज बाकी तमाम के तमाम जितने भी राउंड्स हैं, मतलब जाहिर बात है राउंड 8 तक तो हमारे पास एक्स की जो डिग्री होगी वो 7 तक आएगी। 7 तक तो ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो 7 डिग्री से ही स्टार्ट होता है गैल्बा फील्ड के अंदर। तो इट मीन दैट 7 डिग्री तक प्रॉब्लम नहीं है। जब 8 या 8 डिग्री से बड़े आएंगे तो क्योंकि उस हमारे पास वो इस सिस्टम के अंदर जो है वो 8 डिग्री का पोलिनोमियल नहीं यूज करते हैं, और 8 डिग्री के से बड़े उसके अंदर पोलिनोमियल नहीं आते उस स्ट्रक्चर के अंदर, सारे 7 डिग्री तक आते हैं, ठीक है। क्योंकि 8 बिट्स होती हैं तो उसके अंदर जो पोलिनोमियल होता है वो 7 डिग्री के मैक्सिमम आ सकता है, ठीक है, क्योंकि हम कांस्टेंट से स्टार्ट कर रहे हैं ना। इसका मतलब ये है 7 डिग्री तक आ सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि बड़ा उन्होंने अच्छा क्वेश्चन अराइज किया कि सर अगर हमारे पास 9th और 10 राउंड का हो तो फिर क्या करें? तो ये एक गुड क्वेश्चन है कि आप के लिए कि अगर आपको कल को ये पूछा जाए कि अगले राउंड के लिए आपने 10th राउंड के लिए आपने राउंड कांस्टेंट निकालना है, देन हाउ यू कैलकुलेट, तो आप आंसर कर सकते हैं कि एक्स की पावर 9 आ जाएगी। एक्स की पावर 9 को हम राउंड कांस्टेंट कह रहे हैं, लेकिन हम जो है वो क्योंकि नंबर्स की फॉर्म में बात कर रहे हैं तो एक्स की पावर 9 को जब पोलिनोमियल की फॉर्म में लिखेंगे तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में, तो उसकी बिट्स तो बढ़ गई हैं, तो हमें तो पता है 8 बिट्स से ज्यादा तो होना नहीं चाहिए। तो उसका फिर मॉड लेंगे प्रिमिटिव पोलिनोमियल के साथ, जो हमारे पास एईएस का स्टैंडर्ड पोलिनोमियल है। तो जो भी हमारे पास आउटपुट आएगा उसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर लिख लें और उसका दोबारा जो है वो हेक्साडेसिमल में उसको कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो है वो की स्केड्यूल एल्गोरिथम के अंदर यही मेन एक्चुअली इंपॉर्टेंट स्टेप था।